हेलो एवरीवन, दिस इज सोनिका। वेलकम टू स्टडी ऑनलाइन। इस वीडियो से नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें से शुरुआत होती है एक नए एडमिनिस्ट्रेशन की, एक नए कल्चर को हम जानेंगे और रूलर्स के बारे में भी हम जानेंगे। बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं इस चैप्टर में जो हम देखेंगे। As well as we will be coming to know in this chapter that who were the people who came to India from outside, that means from foreign, and they started changing by establishing their rule in India. जैसे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा रिलेटेड टू नॉर्थ किंगडम्स, दैट मीन्स नॉर्थ एंड द साउथ किंगडम्स, जिसमें कि पाल्लवास, चोलास, चेरास, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। ये जो सुल्तान्स ऑफ दिल्ली है या जिसको हम दिल्ली सल्तनत बोल सकते हैं, ये पिक्यूलरली हमको दिल्ली के आसपास के सुल्तान्स के बारे में ही जानकारी देंगे। यानी कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे दिल्ली से आसपास कंसर्न्ड लोगों ने यहाँ पर शासन को फैलाया था। ठीक है, तो पहला हम टॉपिक्स टू बी कवर्ड करेंगे इंट्रोडक्शन, जिसमें हम थोड़ा सा समझेंगे कि क्या है आखिर दिल्ली और सुल्तान्स ऑफ दिल्ली के बारे में, और फिर हम स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे कि गुलाम वंश कैसे नाम पड़ा। ओके, let's see this slave dynasty, then Khalji. This is one of the chronology in which dynasty is there and the reign is there. Reign यानी कि किस समय से किस समय तक इन शासकों ने रूल किया था। सो स्लेव डायनेस्टी रूल्ड फ्रॉम 1206 to 1290. देन केम खिलजी डायनेस्टी, यानी कि स्लेव गुलाम वंश खत्म होने के बाद खलजी लोग आए। उन लोगों ने 1290 से 1320 तक रूल किया था। इसके बाद तुगलक डायनेस्टी आई 1321 से 1413 तक। फिर सैयद डायनेस्टी आई 1414 से 1450 तक। फिर लोधी डायनेस्टी, यानी कि जो 5 डायनेस्टी जिसमें लोधी डायनेस्टी आखिरी थी, जो 1451 से 1526 तक रूल की थी। 1526 यानी कि बाबर का आगमन हुआ था, और बाबर का आगमन यानी कि मुगलों का शासन शुरू हुआ था। तो ये जो डायनेस्टी है रिलेटेड टू द दिल्ली सल्तनत, इट ruled from 1206 to AD 1526, और इस पूरे समय को कहा जाता है द पीरियड ऑफ द दिल्ली सल्तनत। ओके, it was called Sultanate period because the rulers of this period assumed the title of sultans. इस समय के दौर में जो भी शासक आए, जो भी राजा रूल किए, उन लोगों को उस समय को बोला गया था दिल्ली सल्तनत, क्योंकि यहाँ के जो शासक थे, उस समय के जो रूलर्स थे, उन लोगों ने अपने आप को एक टाइटल दिया था, यानी कि सुल्तान्स। इस कारण से जो भी शासक उस समय में रहे, उन सबको बोला गया था सुल्तान्स, और एक नाम पड़ गया दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। ओके, in this period there were 5 dynasties which ruled over northern India. यही चीज़ मैंने अभी पिछली उसमें कहा कि 5 शासक थे जिन लोगों ने रूल किया, और ये पिक्यूलरली हम नॉर्दर्न इंडिया के कंसर्न में ही पढ़ेंगे। दिल्ली के आसपास, दिल्ली से ताल्लुकात रखते हुए ही ये दिल्ली सल्तनत की कहानी पूरी हम समझेंगे। इंस्क्रिप्शंस, अब हम दिल्ली सल्तनत के बारे में कैसे जानते हैं? इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, आर्किटेक्चर, जो हमें काफ़ी कुछ जानकारी दिए दिल्ली सल्तनत के बारे में। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमको मिली है हिस्ट्रीज से, तारीख, या जिसको हम तवारीख भी कहा जाता है, डेट वाइज जो लिखते हैं। और इसमें पर्शियन लैंग्वेज में ज़्यादातर हमको स्क्रिप्ट्स मिले हैं। पर्शियन लैंग्वेज इन द सेंस जो हमारे देश में बाहर से आए थे, यानी जो फॉरेनर्स आए थे, जिसमें कि इस्लामिक लोग मौजूद थे, और
ये मोस्टली वेस्टर्न साइड से आए थे, तो इनकी लैंग्वेज पर्शियन लैंग्वेज थी और इन लोगों ने यहाँ पर रहते हुए जो बातें लिखी शासकों के बारे में या इनके बारे में जो हमें चीज़ें प्रोवाइड की, चाहे वो कॉइन्स से या इंस्क्रिप्शंस के बारे में या जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह बने हैं, तो ये सभी जानकारी को कलेक्ट करके ही हम आज की डेट में ये कह पा रहे हैं या समझा पा रहे हैं कि क्या हुआ था उस दिल्ली सल्तनत के समय में. सो दिस इज हाउ वी ऑल कम टू नो अबाउट द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली. Now this is one of the slide which is telling you about the rulers of the slave dynasty. Slave यानी गुलाम. गुलाम वंश कब से शुरू हुआ था? 1206 से 1290 तक, और इसके सबसे पहले शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक. ठीक, इसके बाद दूसरे शासक यानी कुतुबुद्दीन के बाद दूसरे नंबर पे जो शासक थे उनका नाम था शमशुद्दीन इल्तुतमिश, जो कि दामाद थे कुतुबुद्दीन ऐबक के. ही वॉज सन इन लॉ. देन केम आफ्टर इल्तुतमिश रजिया सुल्तान, जिनके बारे में काफ़ी कुछ आप लोगों ने सुना हुआ है. रजिया नाम से काफ़ी मूवीज़ भी आई हुई हैं रजिया के नाम से. तो रजिया सुल्तान वॉज द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश हु बिकेम द क्वीन आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश. नाउ ऑल दीज आर गोइंग अंडर द पेट्रोनेज ऑफ द स्लेव डायनेस्टी. ठीक है, गुलाम वंश के ये सब रूलर्स थे. इनके बाद फिर बलबन आए. बलबन के बाद नसीरुद्दीन महमूद आए. हालांकि बलबन तक ही ज़्यादा प्रोमिनेंट रूल था, महमूद उतने ज़्यादा नहीं ज़्यादा आगे कैरी कर पाए थे. बलबन तक का नाम हम ज़्यादा अच्छे से जानते हैं. तो इन चारों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट. Let's come to study about Qutbuddin Aibak, who actually was he and why this dynasty came to be known as the slave dynasty. एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे, इन द सेंस दैट एज द फर्स्ट सेंटेंस इट इज रिटन, द फर्स्ट सुल्तान ऑफ द स्लेव डायनेस्टी वाज कुतुबुद्दीन ऐबक. ही वाज वन ऑफ द जनरल्स ऑफ मोहम्मद गौरी. नाउ हु वाज मोहम्मद गौरी? जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स दैट हु वाज मोहम्मद गौरी, because you have learned in the previous chapter. Who was he actually? Okay, I tell the answer. Muhammad Ghori was one of the man who was defeated by Prithvi Raj Chauhan during the year of 1191 AD. And the next consecutive year, 1192, Muhammad Ghori defeated Prithvi Raj Chauhan by a malfunctioning. Everybody knows the story, what happened between the battle between, that means Muhammad Ghori and Prithvi Raj Chauhan. So it was this man only who came to India not only to plunder the wealth but also to establish his rule in the country, that means in Hindustan. So with this intention he started establishing his rule. Although गौरी वॉज हैविंग एट द टाइम, एक्चुअली जो लोग थे वो अपने साथ गुलामों को रखते थे. गुलामों को मतलब ये अपने अंडर में कुछ लोगों को रखते थे और उन लोगों को जो भी उनका मास्टर कहेगा, इन गुलामों को आंख बंद करके अपने मालिक की बात को फॉलो करना पड़ती थी. चाहे वो दिन रात काम करना हो या कोई भी काम करना हो, इन्हें अपने मास्टर की यानी इनके जो जिनने इनको ख़रीदा है गुलामों को, उनकी बात पूरी तरह से फॉलो करना पड़ेगी. तो उन्हीं में से कुतुबुद्दीन ऐबक भी एक गुलाम था. किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था. ठीक, इसके कारण ही कुतुबुद्दीन ऐबक क्या कहलाया? गुलाम. अब जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया, नॉर्दर्न कुछ जगहों में अपने टेरिटरीज़ को एस्टैब्लिश कर लिया, इसके बाद गौरी ने ये कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए अपनी जगह, अपने होम टाउन वापस जाना चाहता हूँ. और ये सोच के उसने अपने सबसे वफादार जो गुलाम था यानी कुतुबुद्दीन, उनको यहाँ पर छोड़ा, ये कहते हुए कि आई एम द मास्टर and you will be left here to take care of the territories which are under me. और जब मैं वापस आऊँगा तब इन जगहों पे
मेरा फिर से शासन रहेगा, लेकिन जब तक मेरी एब्सेंस है यहाँ पर तब तक तुमको यहाँ की जगहों को संभालना है। अब मास्टर ने जो बात कही, कुतुबुद्दीन ने कहा जी हुकुम, और इस तरह से मोहम्मद गौरी अपने होम टाउन चला जाता है और कुतुबुद्दीन यहाँ पर अपने मास्टर की बात को रखते हुए रूल करने लगता है। इत्तेफाक से मोहम्मद गौरी की मौत हो जाती है उसके होम टाउन से, मतलब वो लौट के, एक बार जब जाता है भारत से तो फिर वो लौट के नहीं आता है। अब यहाँ पर क्योंकि उनके मास्टर ने कुतुबुद्दीन को छोड़ा हुआ था कि तुम्हें संभालना है, तो उसने अपने आप को एक नैतिक फर्ज समझा कि मुझे ही अब कैरी करना है आगे इन जगहों को जहाँ पर मेरे मालिक का रूल था। ये सोचते हुए कुतुबुद्दीन ने अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट रूल शुरू कर दिया। चूंकि वो एक गुलाम था इसीलिए गुलाम वंश कहलाने लगा, यानी एक स्लेव से कैसे वो रूलर बना, slave to a becoming independent ruler. So this is how the dynasty came to be known as the slave dynasty. Got the point why this dynasty is known as a slave dynasty? Because Qutbuddin Aibak himself was a slave, और स्लेव को एक और नाम दिया गया है ममलुक, जो इस्लामिक वर्ड है ममलुक, ये भी कहा जाता है। तो अकेले गुलाम नहीं बोला जाता है, स्लेव, ममलुक, ये सब भी कहा जाता है। तो दिस इज हाउ ही बिकेम द रूलर ऑफ द टेरिटरीज वेयर गौरीज रूल वाज देयर। देन कुतुबुद्दीन वाज अ वेरी काइंड हार्टेड मैन। ही वाज कॉल्ड एज लाख बख्श और द डोनर ऑफ लैक्स, यानी कि कुतुबुद्दीन बहुत अच्छे अपने स्वभाव में थे और लोगों में बेफिक्र होके दान दिया करते थे। दान यानी कि जो दीनार हैं, जो सिक्के हैं, वो लोगों में दिया करते थे बिना किसी हेजिटेशन के। इस कारण से लोग उन्हें लाख बख्श भी कहा करते थे। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि वाई ही वॉज नोन एज द लाख बख्श, और व्हाट वाज द अदर नेम विच कुतुबुद्दीन हैज गॉट। सो then Qutbuddin built the Quwwat-ul-Islam mosque in Delhi. दिल्ली में उनने एक मस्जिद बनवाई। मस्जिद, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि मस्जिद की शुरुआत कैसे हुई थी भारत में, ठीक। He started the construction of Qutub Minar. In the picture you can see the minaret, that means the Qutub Minar. इसकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, ये सोचकर कि एक लंबी मीनार हो जिसमें कि सबसे ऊपर में जब अजान की जाए, सुबह 4 बजे जब अजान हो, तो पूरे दिल्ली शहर में ये जो आवाज़ है ये गूंजे यानी कि सबको सुनाई दे। और इस सोच के साथ कुतुबुद्दीन ने इस मीनार की शुरुआत की थी। लेकिन फिर वही एक इत्तेफाक हुआ कि कुतुबुद्दीन की मौत हो गई और ये जो मीनार है ये पूरी नहीं बन पाई थी। इसके बाद इस मीनार को पूरा करवाया था उनके सन इन लॉ ने, जिनका नाम है इल्तुतमिश। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट इल्तुतमिश, हु वाज ही। उनके पहले हम पढ़ते हैं मस्जिद क्या है। मस्जिद एक्चुअली रिलेटेड टूवर्ड्स अ मॉस्क which is known as masjid in Arabic, a place where Muslims offer prayers to Allah. जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि चाहे वो राजपूत हों या साउथ के जो चेराज पांड्यास हों, ये सब कहीं ना कहीं टेम्पल्स बनवाते थे। टेम्पल्स यानी कि वो जगह जहाँ पर हिंदूज जाके प्रेयर्स करते हैं। वैसे ही जो इस्लाम फॉलो करते हैं वो मुस्लिम्स, प्रेयर की जगह जो होती है उसे मस्जिद कहा जाता है, जहाँ पर वो अपने अल्लाह को प्रे करते हैं। इन अ कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क, दैट मीन्स जामा मस्जिद, मुस्लिम्स ऑफर प्रेयर्स, और इन प्रेयर्स को कहा जाता है नमाज। जब एक साथ ये लोग प्रेयर करते हैं तो उसे नमाज कहा जाता है। जब वो नी डाउन होते हैं और सजदा करते हैं उसे नमाज कहा जाता है। The Imam leads the prayers and delivers sermon, khutbah, during the Friday prayer. फ्राइडे के दिन इमाम यानी कि जैसे हिंदूस में पंडित होते हैं जो प्रेयर्स करवाते हैं, वैसे ही इनके इमाम होते हैं जो प्रेयर्स करवाते हैं। स्पेशली ऑन द फ्राइडे दे यूज टू डिलीवर
a message regarding some of the incident which has happened, and that is actually known as khutbah. And during the prayer, Muslims stand facing Makkah. Makkah means one of the holiest place of the Muslims, and which is in the western part. From India, it is in the western part. So that is known as the Qibla. Okay, so this is one of the important topic. Why we are reading so? Just because of the reason that when these people came from outside India, that means from outside Hindustan, they came, and obviously they will be having the prayers, and where they will perform the prayer. So this is how they start establishing the masjid in different areas. जैसे हिंदू राजाओं ने कई मंदिरों का निर्माण किया था, वैसे ही इन मुस्लिम रूलर्स ने जब यहाँ पर आए तो ये अपने अल्लाह को सजदा करने के लिए एक प्रेयर की जगह बनाई, जिससे मस्जिद कहा जाता है. So this is how the incoming and the building of masjid started from this time period. Okay. Now let's come back to the link related to after Qutbuddin, who became the ruler. It was Iltutmish. Qutbuddin was succeeded by him. He is considered as the consolidator of the slave dynasty. इल्तुतमिश को ये भी कहा जाता है कि जो गुलाम वंश था उनको एक रूप अच्छा आगे जो फैलाया वो इल्तुतमिश ने किया था. He fought against the Turkish nobles and the Rajput rulers in the north. He annexed Bihar and Bengal to his empire. Iltutmish refused shelter to the victims of Genghis Khan and saved his empire from Mongol attack. Mongols, चंगेज खान, आपको नाम याद होगा जो पहले के चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में है, कि ये नॉर्दर्न मोस्ट इंडिया से आया करते थे, मंगोलियंस थे. इनको भी इल्तुतमिश ने आने से रोका था, यानी बचाया था, और इस तरीके से मंगोल अटैक करते थे लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे कि इंडियन टेरिटरीज में अंदर तक आए और अपना रूल एस्टैब्लिश कर सकें. ही हैड मेनी सन्स, हु मीन्स इल्तुतमिश, but he did not consider them capable and decided to crown his daughter Razia as the Sultan. इल्तुतमिश के काफ़ी बेटे जो थे वो कहीं ना कहीं इल्तुतमिश के हिसाब से उनकी नज़रों में नाकाबिल थे, और रज़िया उनकी जो एक बेटी थी उसमें वो सारी खूबियाँ थी जो एक शासक में होना चाहिए, और इसी कारण से इल्तुतमिश ये चाहते थे कि उनकी बेटी रज़िया को ही अगला शासक बनाया जाए. He completed the construction of कुतुब मीनार, यानी जो कुतुब मीनार शुरू हुआ था किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था. उस कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाया था. And it was a great tribute from the side of being a son-in-law he did for his father-in-law. Now let's come to the topic of Razia Sultan. She was the daughter of Iltutmish and the only woman Sultan of Delhi. Her reign was full of problems as she faced many rebellions from the nobles of her dynasty. Rebellions यानी कि चूंकि ये एक महिला शासक थी और पहली बार, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मुस्लिम्स की तरफ से ये पहली शासक थी जिसे महिला होने के कारण काफ़ी दबाव का सामना करना पड़ा था, काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था. किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं बल्कि घर के ही लोगों से शुरुआत हो गई थी. सिर्फ इनके पिताजी ही पसंद करते थे कि रज़िया को ही शासक बनाया जाए, सुल्तान बनाया जाए, लेकिन बाकी सब, चाहे वो भाई हों, चाहे वो वज़ीर, नोबल्स हों, ये सब कोई भी नहीं चाहते थे कि रज़िया आगे आए किस चीज़ में? दिल्ली की सल्तनत को संभालने के लिए. ठीक है. Razia was a dynamic ruler. She was having all the qualities which a ruler should be having. She rode elephants and horses like males, hunted and led the army. यानी वो चाहे वो घुड़सवारी हो, चाहे वो हाथी के ऊपर बैठकर आर्मी को संभालने की जो कमान है उनकी बहुत
अच्छी थी, and she was very well in succeeded in establishing the law and order in her empire. सोचने में, समझने में, चाहे वो डिसीजंस लेने में, हर चीज में वो बहुत ही होशियार थी. द 40 नोबल्स यानी चहलगनी कुड नॉट टॉलरेट अ वुमेन्स रूल. यहाँ एक बहुत पिक्यूलियर चीज आती है जो अभी हमने कहा कि एक महिला शासक को उनके घर से ही शुरुआत हो गई थी कि कोई भी पसंद नहीं कर रहा था. सभी नापसंद कर रहे थे कि एक महिला के अंदर हम कैसे रूल को मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि आमतौर पे एक पुरुष ही है जो हर चीज को डोमिनेटली रूल कर रहा है. देयरफॉर दे कंस्पायर्ड अगेंस्ट रजिया. कंस्पायर्ड यानी कि एक षड्यंत्र रचा गया जिसमें कि रजिया को उनके ही भाइयों ने और उनके ही नोबल्स ने मिलकर मार डाला. दिल्ली के बाहर एक बैटल में रजिया को मार डाला गया. Now one of the important thing which you should be having the knowledge regarding did you know is that Minhaj-e-Siraj जो 13th सेंचुरी के पर्शियन हिस्टोरियन थे, इनके व्यूज को भी जानना जरूरी है इन द सेंस कि उस समय क्यों लोगों का सोचना, उस समय क्यों लोगों का रवैया ऐसा था कि एक महिला को वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे. इनफैक्ट मिन्हाज खुद इस बारे में एक्सेप्ट करते हैं कि रजिया में वो सारी बातें थी. जैसे कि उन्होंने लिखा, द क्वीन रजिया वेंट अगेंस्ट द सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय गॉड. मतलब मिन्हाज के हिसाब से उन्होंने ये कहा कि रजिया जो है ये भगवान ने जो एक किताब बनाई है उसमें कहीं ना कहीं उस रूल को वो तोड़ते हुए और जो मेल पर्सन है उसको, उस डोमिनेटिंग मेल पर्सन सोसाइटी को तोड़ते हुए वो कैसे आगे आ सकती हैं. इन द रजिस्टर ऑफ गॉड्स क्रिएशन सिंस हर अकाउंट डिड नॉट फॉल अंडर द कॉल ऑफ मेन. यानी उनका नाम जो है रजिस्टर में वो मेन के उसमें नहीं आना चाहिए, वो फीमेल्स में है और फीमेल्स शुड बी ऑलवेज अंडर द कंट्रोल ऑफ द मेन. दे आर ऑलवेज द सबऑर्डिनेट ऑफ द मेन rather than the dominating. So this is how Minhaj used to say that Razia may be having all the qualities, but still she should not be on the part of ruling on the male persons. So this was the views of the people at that time. Now another that means अकेले रजिया नहीं थे जो रूलर थी. क्वीन रुद्रमा देवी was one of the another female regarding the Deccan part. Deccan means वारंगल में थी और इनने अपना नाम जो था वो मेल उसमें किया हुआ था, मेल उस जेंडर से नाम जाना जाता था. और इंस्क्रिप्शंस में चाहे वो सिक्कों में वो अपना प्रिटेंड करती थी कि वो मेल ही है. यानी रुद्रमा देवी एक फीमेल थी जो 1262 से 1289 में रूल किया, लेकिन लोगों की नज़रों में अपने आप को वो मेल शो किया करती थी. इसके अलावा एक और पर्सनालिटी है दिद्दा ऑफ कश्मीर, यानी कश्मीर की एक शासक थी. दिद्दा यानी कि दीदी मीन्स एल्डर सिस्टर. शी वॉज ऑल्सो अ वेरी फेमस वुमेन रूलर हु रूल्ड फ्रॉम 980 to 1003 AD. So this is one of the thing which you should be having the knowledge regarding the history. Okay. Now let's come to the topic related to Ghiyasuddin Balban. Slave dynasty की ये एक और शासक हैं जो 1266 में पावर में आए थे. He was the last important slave king. He reorganized his army and fought against the local rulers. He defended his empire from invasions of the Mongol. वैसे ही जैसे कि इल्तुतमिश ने चंगेज हो या मंगोलियंस जो बार बार आके अटैक किया करते थे, वैसे ही बलबन ने भी इन मंगोलियंस के अटैक को रोका था. During his rule, he made the Sultan's position supreme. He introduced the Persian custom of sajda, where the nobles had to kneel and touch the ground and salute the sultan. यानी नीचे झुक के सुल्तान को सजदा करने की प्रथा ये बलबन ने शुरू की थी. बलबन died of illness.
during the year of 1287, and he was succeeded by his grandson Kekubad. His son lost his throne and died of paralysis. This was one of the incident which happened, and after Balban there was no such ruler who continued with the slave dynasty. The throne of Delhi passed into the hands of खलजीज. तो इस तरीके से बलबन के बाद जो रूलर आए वो नहीं संभाल पाए स्लेव डायनेस्टी, और इस तरीके से खलजी यानी कि जो अगला शासक था जलालुद्दीन मोहम्मद खलजी, इनने बागडोर संभाली, यानी इनने हरा दिया बलबन के आगे के जो सक्सीडर्स थे उन सबको हरा दिया था. इस तरीके से खलजी डायनेस्टी आगे आई स्लेव डायनेस्टी के बाद. So this completes the topic regarding the slave dynasty and the introduction. Hope you all have understood. And this is one of the map which is showing you the slave empire. That means the slave dynasty from northern part towards the east and the western side of India. Okay, this is one of the important which you should be having knowledge regarding the map of that time period which was prevailing, which shows that the rulers have ruled from this part to that part, and this is actually related to 1280 AD. Okay, so thank you and God bless you all.